नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान खान और आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। उसका नाम है इतिहास का निर्माण और उसके स्रोत। सबसे पहले हम इसके अंदर एक टॉपिक पर बात करते हैं, वह है भौतिक अवशेष के बारे में। प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिक अवशेषों को ढूंढने में हमें मदद करता है। तो शुरू करते हैं। पुरातत्व की विधियां हमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में पाए जाने वाले भौतिक अवशेषों को ढूंढने में हमारी मदद करती है। यानी कि पुरातत्व है जो उसमें खोज की विधियां होती है, वह हमें प्राचीन और मध्य और आधुनिक काल के इतिहास में जो भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं उनको ढूंढने में हमारी मदद करती है। भारत एवं अन्य देशों में पुरातत्व का इस्तेमाल प्रागैतिहास और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। यानी कि कई देशों में जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें पुरातत्व का इस्तेमाल प्रागैतिहास और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में किया जाता है। ठीक है। प्रागैतिहास का संबंध उस काल से है जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है और इतिहास मुख्यतः लिखित सामग्री पर आधारित होता है। ठीक है। यानी कि आसान भाषा में समझे तो प्रागैतिहासिक इतिहास वह होता है जिस काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हो, यानी कि हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते और इतिहास वह होता है जिसमें हमें कुछ लिखा हुआ प्राप्त हो। ठीक है। जिसमें हमें कुछ लिखा प्राप्त हो, हम उसको ही इतिहास मानते हैं। और इसमें बताया गया है कि हमारा प्रागैतिहासिक इतिहास वह होता है जिसमें हमें कुछ लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिलता है और हम इतिहास उसको मानते हैं जिसमें हमें लिखित सामग्री प्राप्त हो। ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक स्थल कई मायनों में ऐतिहासिक स्थल से अलग होते हैं। सामान्यतः ऐसे स्थल मुख्य आवासीय अवशेष के रूप में नहीं होते हैं, यानी कि रहने वाले अवशेष के रूप में नहीं होते हैं, बल्कि मनुष्य, पादप और जीव जंतुओं के जीवाश्म के रूप में होते हैं। ये पठार और पहाड़ों के ढलान पर, नदी के किनारों और ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो विविध वनस्पति और जीवों से युक्त होते हैं। इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पाषाण युग के कई पत्थरों के औजार भी इन स्थलों पर पाए गए हैं। यानी कि पाषाण युग पत्थरों का जो युग था उसमें कई पत्थरों के औजार भी इन स्थलों पर पाए गए हैं, प्रागैतिहासिक स्थलों पर। ठीक है। औजार, पौधे, जानवर और मनुष्यों के अवशेष हिम पूर्व युग के जलवायु की स्थितियों को दर्शाते हैं। लिखित स्रोत के बारे में बात करें तो हालांकि ईस्वी पूर्व तीसरी सहस्त्राब्दी के मध्य तक भारत में सिंधु संस्कृति में लिखावट के होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमें लिखा हुआ मिला है उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, या उसकी व्याख्या अभी तक संभव नहीं हुई है, या हमें उसकी भाषा अभी तक समझ में नहीं आई है। उन्होंने क्या लिखा है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसी प्रकार हड़प्पा के लोग लिखना तो जानते थे, लेकिन उनकी संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक में रखा गया है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें हमें लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। यही हाल ताम्र युग यानी कि या फिर चालकोलिथिक या ताम्रपाषाण युग की संस्कृति का है, जहाँ लोग लिखना नहीं जानते थे। भारत में पढ़ी जाने वाली लिखावट ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक के शिलालेखों से मिलती है। यानी कि सबसे पहले हमने जो भी प्राचीन अभिलेख या फिर कोई भी साक्ष्य लिखे हुए प्राप्त हमें हुए जो कि हम समझ सके, वह अशोक के शिलालेख ही हैं, जो उस समय के ऐतिहासिक निर्माण का ठोस और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करती है। हालांकि अशोक से पूर्व के काल में वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्यिक स्रोतों के बावजूद इतिहासकारों के लिए पुरातत्व शास्त्र महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन भारत समाज ने ढेरों भौतिक अवशेष छोड़े हुए हैं। यानी कि प्राचीन में जो भारत के में लोग बसे हुए थे, उन्होंने ढेर सारे अवशेष छोड़ कर गए थे। दक्षिण भारत के पाषाण मंदिर और पूर्वी भारत के ईंटों वाले मठ आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। यानी कि दक्षिण में जो बनाए गए हैं पाषाण मंदिर, पत्थरों के मंदिर, और पूर्वी भारत में ईंटों वाले मठ, ईंटों से बनाए वाले मठ
जिसमें वो भिक्षु रहते थे, आज भी हमें अतीत के विशाल भवन निर्माण प्रक्रियाओं की याद दिलाते हैं। यानी कि आज भी हमें पता चल सकता है कि हमारे पूर्वज कितने टैलेंटेड थे, जिन्होंने इतने अच्छे भवन और भवनों का निर्माण किया और उनकी इतनी अच्छी कारीगरी थी। हालांकि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग टीलों और खंडहरों के ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा हुआ पड़ा है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, या फिर धार्मिक या आवासीय स्थल, या फिर नगरों के अवशेष, मानव निर्मित स्थल और औद्योगिक स्थल आदि ये भी हो सकते हैं। आखिर में बात करें तो इतिहास का निर्माण केवल लिखित स्रोतों से नहीं, बल्कि भौतिक अवशेषों, पुरातत्व शास्त्र और साहित्यिक स्रोतों के समन्वय से भी होता है। टीलों और खंडहरों ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा हुआ पड़ा है। यानी कि इन अवशेषों का बहुत बड़ा भाग, जो कि टीलों और खंडहरों के ढेर के रूप में पूरे भारत में दबा हुआ पड़ा है, उसके कई प्रकार हो सकते हैं और मोस्टली 3 है। पहला है एकल सांस्कृतिक, और दूसरा है प्रधान सांस्कृतिक, और तीसरा है बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक टीले या खंडहर मुख्यतः एक तरह की संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं, यानी कि यह एक ही संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं। दूसरे प्रकार के टीले या खंडहरों को देखते हैं। कुछ टीले या खंडहर केवल पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृति को ही दर्शाते हैं, कुछ सातवाहनों और कुषाणों की संस्कृति को भी दर्शाते हैं। प्रधान सांस्कृतिक टीले या खंडहरों में प्रधानता तो एक संस्कृति की ही होती है, यानी कि मोस्टली तो मेन तो प्रधानता एक ही संस्कृति की होती है, लेकिन उसमें दूसरी संस्कृति भी पाई जाती है, यानी कि कुछ अवशेष हमें दूसरी संस्कृति के भी मिलते हैं। बहुसांस्कृतिक टीलों या खंडहरों में कई महत्वपूर्ण संस्कृतियों को देखा जा सकता है, जहाँ कदाचित एक संस्कृति दूसरी संस्कृति पर व्याप्त है। रामायण और महाभारत के मामले में इन अवशेषों या खंडहरों की परत दर परत खुदाई करके उन चीज़ों के जरिए उस वक्त की संस्कृति व अन्य पहलुओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। किसी अवशेष या खंडहर की खुदाई लंबवत या समतल रूप में हो सकती है, यानी कि किसी खंडहर या अवशेष की खुदाई हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है लंबवत, यानी कि एक लंबाई में ऊपर से नीचे तक खुदाई करना, और दूसरा है समतल, यानी कि किसी थोड़ी सी लंबाई लेके उसके बराबर खुदाई करना, यानी कि जो हम निर्धारित कर रहे हैं उस एरिए में खुदाई करना। ठीक है। लंबवत खुदाई का अर्थ है लंबाई नुमा खुदाई, जिससे संस्कृति के काल का पता लगाया जा सकता है। यह मुख्यतः उस स्थल के कुछ हिस्सों तक सीमित होता है। समतल खुदाई का तात्पर्य है पूरे अवशेष या खंडहर की खुदाई या इसके अधिकतम हिस्से की खुदाई। इस विधि से पुरातत्ववेत्ता को एक कालखंड विशेष में किसी जगह की संपूर्ण संस्कृति का अनुमान लग जाता है। चूंकि ज़्यादातर स्थलों की खुदाई लंबवत हुई है, इसीलिए वह उस समय की भौतिक संस्कृति के सही ऐतिहासिक समय को बताते हैं, क्योंकि यह आसान और ये कम खर्च भी लगता है। महंगा होने के कारण समतल खुदाई बहुत कम होती है, जिस कारण से ऐसी खुदाई के जरिए प्राचीन भारत के कई काल का संपूर्ण या पर्याप्त भौतिक जीवन की रूपरेखा उभर कर सामने नहीं आ पाती। इन टीलों या खंडहरों की खुदाई से प्राप्त प्राचीन अवशेषों को विभिन्न अनुपात में संरक्षित किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के सूखे और शुष्क जलवायु में ये प्राचीन साक्ष्य अच्छी स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन मध्य गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों और डेल्टा प्रदेशों के मध्य में लोहे की वस्तुओं का क्षरण हुआ है और कच्चे मकानों या संरचनाओं की पहचान मुश्किल हो गई है। सिर्फ ज़्यादा पकी हुई ईंट और पत्थर से निर्मित वस्तुएं ही गंगा के आर्द्र जलवायु वाले समतल मैदानों में सुरक्षित पाई जा सकी है। खुदाई के माध्यम से ईस्वी पूर्व 6000 में बलूचिस्तान में लोगों द्वारा निर्मित गांव सामने आए हैं। ईस्वी पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में गंगा के समतल मैदानों में विकसित भौतिक संरचनाएं भी सामने आई हैं। इससे लोगों के रहवासों, यानी कि रहने का कैसे रहते थे, जहाँ वे बसते थे, उसका पता चलता है। साथ ही मिट्टी के बर्तनों, उनके रेशेदार खाने और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए औजारों का भी पता चलता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग, जिन्हें उनके औजारों, हथियारों और सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया गया, उनकी भी जानकारी मिलती है। इन संरचनाओं को मेगालिथ कहा जाता है। मेगालिथ किसे कहा जाता है, मतलब कि दक्षिण भारत के कुछ लोग, जिन्हें उनके औजारों, हथियारों और सामग्रियों के साथ बड़े बड़े पत्थरों के बीच दफनाया गया,
उसकी भी जानकारी मिलती है। इन संरचनाओं को मेगालिथ कहा जाता है। ठीक है, हालांकि कुछ मेगालिथ इस श्रेणी में नहीं आते। इनकी खुदाई से लौह युगीन से आगे के दक्कनी लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। वह विज्ञान जिसके जरिए हमें सिलसिलेवार और सुनियोजित रूप में पुराने खंडहरों और चट्टानों को खोदकर लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। यानी कि पुरातत्व शास्त्र के माध्यम से प्राचीन मानव के भौतिक जीवन, उनकी संस्कृति, सभ्यता और विकास के क्रम का वैज्ञानिक अध्ययन भी किया जा सकता है। अभी हम रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के बारे में जानने वाले हैं। तो इस काल को निश्चित करने की कई विधियां हैं, जिसमें से यह महत्वपूर्ण विधि है। रेडियो कार्बन डेटिंग सबसे महत्वपूर्ण विधि है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 रेडियो सक्रिय आइसोटोप कार्बन है जो प्रत्येक जीवित वस्तुओं में पाया जाता है। यह अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थ की तरह ही समान रूप से विघटित होता है, खत्म होता है। किसी जीवित वस्तु में हवा और भोजन द्वारा C14 के अवशोषित हो जाने के कारण C14 का विघटन कम होता है। हालांकि जीवित वस्तुओं के निष्प्राण होने पर C14 घटकों का विघटन समान अनुपात में जारी रहता है और तब हवा व भोजन द्वारा वह अवशोषित नहीं होता। प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान रेडियो कार्बन में हुए क्षरण की माप के जरिए उसके होने के समय का निर्धारण किया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रेडियो कार्बन का विघटन समान रूप से होता है। सर्वविदित है कि रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 5568 वर्षों का होता है। किसी रेडियो कार्बन वस्तु के अर्ध जीवन काल का तात्पर्य उस अंतराल से है जिसमें वस्तु में विद्यमान रेडियो कार्बन सक्रिय तत्वों का ह्रास हुआ हो। इसी प्रकार किसी वस्तु का अस्तित्व यदि 5568 वर्ष पहले समाप्त हो गया तो उसमें विद्यमान कार्बन 14 पदार्थ का अस्तित्व काल आधा हो जाएगा। ऐसे कि जैसे 5568 साल पहले जो कि किसी चीज़ का अस्तित्व समाप्त हो गया है तो हमें पता उसका आधा अस्तित्व काल का पता लग जाएगा और फिर हम उसको डबल करके देख लेंगे और उसका पता लगा लेंगे। और कोई वस्तु 11,136 वर्ष पहले समाप्त हुई हो तो उसमें विद्यमान कार्बन 14 घटकों का अस्तित्व काल 1/4 हो जाएगा। लेकिन इस विधि के द्वारा 70,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जलवायु और वनस्पति के इतिहास की जानकारी के बारे में बात करें तो जलवायु और वनस्पति के इतिहास की जानकारी पौधों के अवशेषों, विशेषकर पराग के परीक्षण से हासिल की जाती है। इस आधार पर कहा जाता है कि ईस्वी पूर्व 7000 से 6000 तक में राजस्थान और कश्मीर में कृषि होती थी। धातु की कलाकृतियों के स्वभाव एवं घटक के साथ साथ उन खदानों और धातु तकनीक के विकास का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाता है जिससे धातु निकाले जाते थे। जानवरों की हड्डियों के परीक्षण से जानवरों के इस्तेमाल और पालतू होने की जानकारी मिल जाती थी। इतना ही नहीं, पुरातत्व शास्त्र मृदा संग्रह करता है जिसमें ठोस अवशेष पाए जाते हैं। हालांकि मोटे तौर पर ईस्वी पूर्व 3000 तक प्रागैतिहासिक के संपूर्ण अध्ययन के लिए मिट्टी और चट्टानों के इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। यह भूगर्भ शास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। इसी तरह पौधों और जीवों की दुनिया भी धीरे धीरे बदलती रहती है। उनका इतिहास जीव विज्ञान अध्ययन से प्राप्त होता है। मानव इतिहास को समझना न तो मिट्टी, पौधों और जानवरों को समझे बिना संभव है, न ही दूसरी तरफ मानव के बीच के निरंतर संबंधों को समझे बिना संभव नहीं है। ठीक है, समझे बिना संभव नहीं है। भूगर्भीय और जैविकीय प्रगति न केवल प्रागैतिहास बल्कि इतिहास को भी समझने में सहायता प्रदान करती है। पुरातात्विक अवशेषों के मद्देनजर पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ शुरू होने वाले इतिहास के कुल समय के पैमाने का 98% से अधिक का अध्ययन करने के लिए भूवैज्ञानिक और जैविक अध्ययन महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इन सभी में अब लास्ट में प्रागैतिहास के संपूर्ण अध्ययन के लिए कुछ आवश्यक बातों पर जिक्र कर लेते हैं कि पहला है, मिट्टी, पौधों और जानवरों का अध्ययन करना आवश्यक है इंसानों का इतिहास जानने के लिए। ठीक है, धातु, पत्थर, अस्थि और मिट्टी के बर्तनों का विश्लेषण करना भी आवश्यक है। जानवरों की हड्डियों से उनके उपयोग और वशीकरण की जानकारी मिलती है। हमें मुद्रा और मोहरे और अन्य ठोस अवशेषों का संग्रह और अध्ययन भी
किया जाता है इसमें। निष्कर्ष पर पहुंचते हैं अब लास्ट में। पुरातात्विक अवशेषों की सहायता से प्रागैतिहास के जीवन, पर्यावरण, तकनीक, अर्थव्यवस्था और मानव विकास की वैज्ञानिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है। थैंक यू।